हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 7 जून। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ भी है, मतलब नया चीज़ देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, सरकार गठन के लिए गतिविधियां, मतलब किसका सरकार बनेगा आप सभी जान रहे हैं। हमारे फिर से प्रधानमंत्री तीसरी कार्यकाल को संभालेंगे। थर्ड पीरियड, मतलब लगातार तीसरे बार ये जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। तो इस बार लेकिन बस यही है कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और देखिए, लोकतंत्र का एक अच्छी खास बात क्या है कि जितना इम्पोर्टेंट सत्ता पक्ष के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट विपक्ष के लिए भी होता है। आप समझ रहे हैं ना? किसी एक पार्टी को ज़्यादा आप जो है यहाँ पे जनादेश दे देंगे और किसी पार्टी को अगर नहीं देंगे ना, तो वहाँ पे इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। इसलिए लोकतंत्र में क्या होता है, पक्ष भी मजबूत होना चाहिए और विपक्ष भी। तब जाके हमारा जो है ना, रियल डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा। तब वहाँ पे जो भी निष्कर्ष होंगे ना, जो भी निर्णय होंगे ना, वो पूरा का पूरा जो है ना, पूरा का पूरा जनता को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। चलिए ठीक है, ये सब अच्छी बातें थी, सब मेंस में आपको काम आएगा। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, अभी जो नए-नए जो लोकसभा के मेंबर चुन के आए ना, प्रोटेम स्पीकर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। इनका काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का? जो नया सदस्य चुन के आए हैं लोकसभा में, ठीक है, 543 हुए हैं ना, तो सारे को क्या करेंगे ये? आपके शपथ दिलवाएँगे, जो नए-नए मेंबर बन जाते हैं। मंत्री और प्रधानमंत्री को तो शपथ तो आपको पता ही राष्ट्रपति दिलवाते हैं, लेकिन बाकी जितने भी बच गए नए मेंबर सबको प्रोटेम स्पीकर दिलवाएँगे। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है प्रोटेम स्पीकर का? राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पे एनडीए जो सरकार बनेगी, यहाँ पे 2 पार्टी का इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। एक होता है टीडीपी और एक है जेडीयू। अब जान रहे, गठबंधन का जब सरकार होता है ना, तो वहाँ पे बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है किसका? घटक दल के मेंबर का। जैसे इनका बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है। इन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहला है अग्निवीर। अग्निवीर जो स्कीम है ना, उस पे आप रिव्यू कीजिए, समीक्षा कीजिए। दूसरा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा स्पेशल स्टेट का दर्जा चाहिए हमको। और लोकसभा जो स्पीकर का जो सीट है वो भी चाहिए हमको। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर हो गया है। और इन्फॉर्म सिविल कोड जो है ना, यूसीसी, इसको फिलहाल आप इसको स्थगित करेंगे और सारे राज्यों का कंसेंट लेंगे, सारे राज्यों से आप पूछेंगे, तब जाके आप यूसीसी को लागू करेंगे। ये हो गया। अब समझ रहे हो ना कि अगर सत्ता में आपको बने रहना है तो आपको सहयोगी दलों को खुश रखना होगा। नहीं तो आपको बता दें, आगे मेंस में आगे एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि जो इनका टीडीपी और जेडीयू का जो नेता हैं, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू, इनका जो छवि है, राजनीतिक छवि ना, वो जो है सही सस्टेनेबल नहीं है। अगर उनको उनका हित नहीं दिखा, तो वो समर्थन वापस लेंगे और फिर आपको पता ही है फिर क्या होगा। ठीक है, चलिए। यहाँ पे ये हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति जी का अपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति जी है ना, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, उनको शपथ भी वही दिलवाएँगे। देखिए, अग्निपथ जो स्कीम है, जो सेनाओं का जिसमें भर्ती होता है, उस पे विचार करने के लिए जेडीयू ने रखा है बात। और बिहार को स्पेशल दर्जा मिलना ही चाहिए। देखिए, स्पेशल दर्जा क्या होता है? आपको बता देते हैं। अभी जो बिहार को लोन जो मिल रहा हो ना केंद्र से, उसमें मान लीजिए ₹100 मिल रहा है ना, तो 90 रुपीज़ लोन के रूप में होता है और 10 रुपीज़ क्या होता है? अनुदान। इसमें आप कुछ मत कीजिए, बस ठीक है, आपको अनुदान मिल रहा है। लेकिन अगर इसको स्पेशल दर्जा मिल गया ना बिहार को, तो मान लीजिए ₹100 जो केंद्र से मिल रहा है ना, उसमें 90% मतलब ₹90 जो है अनुदान के रूप में मिलेगा कि आप उसको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कीजिए, आपको वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं है। और 10% जो है ना, लोन के रूप में रहेगा। आप समझ रहे हैं ना? ये बेनिफिट होता है। इसलिए जो है स्पेशल पैकेज की बात हो जा रही है। जब आप बीपीएससी का मेंस दोगे तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है? कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत क्यों है? क्या क्राइटेरिया होता है? और बिहार को अब तक क्यों नहीं मिल पाया? क्या चुनौती है? तो ये सब चीज़ पढ़ के जाइएगा। ठीक है? चलिए, आगे बात करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये बीजेपी की लीडर है और इन्हों अभी न्यूज़ में क्यों आ गई है? कंगना रनावत, क्योंकि सीआईएसएफ की एक जवान जो है, महिला कांस्टेबल है, इन पे थप्पड़ जड़ दिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो है कंगना रनावत एक किसान समर्थन जो यहाँ पे आंदोलन हुआ था, उसका विरोध कर रही थी। ठीक है? चलिए। यहाँ पे है, राहुल ने कहा कि शेयर घोटाले की जाँच हो और भाजपा ने कहा हताशा। भाजपा ने कहा हताशा। कुल मिलाकर यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, तो यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जेपीसी क्या होता है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये ऐसा कमेटी होता है ना, एड हॉक मतलब क्या होता है? एक स्पेशल
काम दिया जाता है, एडहोक। एडहोक का मतलब होता है एक स्पेशल काम दिया जाता है, और अगर वो काम हो गया तो फिर उस चीज़ को खत्म कर दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो कि आपका विशेष जांच के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो शेयर घोटाला हुआ है उसमें आप बताइए कि ये सही है गलत है। तो कमेटी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ना, आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर इंक्लूड होते हैं। कोशिश किया जाता है कि लोकसभा के मेंबर अधिक हो। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एडहोक नेचर का होता है, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी नेचर का होता है, याद रखेंगे। और ये विशेष मुद्दे को जांच करने के लिए यहाँ पे इसका गठन किया जाता है, और इसमें पूरा का पूरा सब चीज़ को सहयोग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री किसी को बुलाती है कि आप अपना पक्ष रखें, अगर वो नहीं आता ना, संसद की अवमानना हो जाएगा, याद रखिएगा, फिर सजा का प्रावधान है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे आप। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इससे पहले भी बन चुका है, जैसे सीएए के मामले में भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात उठा था। फिर आगे जल संकट तो पता ही है ना, जल को बचाना होगा हमें, नदी को, तालाब को, झरने को, सबको हमें क्या करना होगा, पुनरुत्थान करना होगा। नहीं तो जल संकट दिल्ली में नहीं, बाकी सब जगह फैलने में ना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए पर्यावरण को जो है सीरियस लेना ही होगा। और फिर यहाँ पर देखिए अग्निपथ योजना, इस आर्टिकल में देखिएगा तो अग्निपथ योजना को फिर से जो है यहाँ पे विचार करने की बात की जा रही है, समीक्षा करने की बात की जा रही है, क्योंकि अखंडता को और जो यहाँ पे युवाओं का जो भविष्य है उसको लेकर लोगों में जो है नाराजगी है, क्योंकि विपक्ष भी इसी मुद्दे पर लड़ा है, तभी तो जाकर उसको समर्थन मिला है। यहाँ पे सरकार को सोचना होगा कि रिव्यू करने की जरूरत है तो रिव्यू करना ही चाहिए। क्लियर है, क्योंकि लोग यही तो है, गठबंधन में लोकतंत्र आपको पूरा कंप्लीट दिखेगा, इसमें मनवाना नहीं चलेगा कि अगर एक पार्टी को अगर ये चीज़ सही लगा कि नहीं ये चीज़ लागू होना चाहिए तो सभी देशों के लिए, सभी जनता के लिए लागू होगा, बिल्कुल नहीं। फिर देखिए यहाँ पे सांसद क्षेत्र विकास निधि कोष टिप्पणी नहीं कर सकते सीआईसी। कुल मिलाकर आपको बता देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। एमपी लैड, आपने नाम सुना होगा, एमपी लैड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ये क्या होता है ना, जो सांसद चुने जाते हैं, जो एमएलए चुने जाते हैं, स्टेट में एमएलए होता है और केंद्र में एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं ना, दोनों को हर साल 5-5 करोड़ रुपए मिलता है कि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में खर्च कीजिए, डेवलपमेंट का कार्य कीजिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाइए। क्लियर है, तो उनको हर साल 5-5 करोड़ मिलता है। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि 1993 में ये प्रावधान किया गया था, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है, इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है ताकि जो एमपी और एमएलए उनको जो है आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में वहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य कर सके। क्लियर है, और यहाँ पे नॉन लैप्सेबल होता है अमाउंट। मान लीजिए एक साल में अगर ये जो रुपये को खर्च नहीं किए तो अगले साल के लिए क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करना है, समय कितना हो गया, 7 मिनट हुआ, कोई बात नहीं। ये देखिए एडिटोरियल पेज, यहाँ से मेंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको हमें बताते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे है अब्दुल कलाम जी, आपको पता ही है इनका नाम। उन्होंने कहा कि जिस सभ्यता के पास, ठीक है, जिस सभ्यता के पास अगर आधुनिक तकनीक नहीं है ना, या आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं ना है, तो वो सभ्यता डेवलप नहीं कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, कोटेशन इंपॉर्टेंट है। जलवायु अनुरूप नगरों की जरूरत, अभी आप देख रहे हो नगरों में बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है, हीट वेव हो जा रहा है, हीट आइलैंड, हीट वेव, लू, ये तमाम आपको घटना देखने को मिल रहा है। इसके पीछे है क्लाइमेट चेंज, इसके पीछे है पेड़ पौधों का नाश, ठीक है, इसके पीछे क्या है, जागरूकता का कमी, इसके पीछे क्या है, अंधाधुंध विकास, ठीक है, अंधाधुंध विकास, अनियंत्रित प्लानिंग, और ये तमाम कारणों से जो है ना नगरों में जो है बहुत ज़्यादा गर्म देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पेड़ पौधे को काट के यहाँ पे कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जा रहा है। देख रहे हो ना, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बना दिए जाते हैं पेड़ पौधे को काट के, तो वहाँ पे गर्म नहीं हो तो क्या वहाँ पर ठंडा आएगा, समझ रहे ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे कि इसके सुधार के लिए क्या उपाय है कि आपको यहाँ पे पर्यावरण को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। आप कुछ भी घर वगैरह भी बनाते हैं ना, तो पर्यावरण को पूरा ध्यान रखिए, पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, लोगों में जागरूकता फैलाएं। देखिए जितने भी आसपास में नदी झरना है ना, उसको प्रिजर्व करने का कोशिश करें, वहाँ पे कम्युनिटी सहयोग की बात किया जाए, ताकि आने वाले समयों में जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लेगो यहाँ पे जो है यहाँ पे लेकर आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे आर्टिकल में बात करते हैं हम लोग गठबंधन को लेकर। देखिए गठबंधन सरकार में क्या होता है, गठबंधन सरकार में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे गठबंधन सरकार में जब बना है, जैसे एनडीए का भी गवर्नमेंट बना है, तो उसमें 2 पार्टी इंक्लूड है एनडीए में। पहला क्या है, एक है जेडीयू, नीतीश कुमार और टीडीपी। इन्होंने कहा कि आप अग्नि परीक्षा जो है ना स्कीम, उस पर आप क्या करेंगे, रिव्यू कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उस पर भी आप रिव्यू करेंगे, क्या वो सही वक्त है अभी लागू करने के लिए। 2 हो गया।
आपको बता दें यहाँ पे स्पेशल दर्जा की मांग की जा रहा है आंध्र प्रदेश और बिहार को भी। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर बढ़ा हुआ है सबका, बढ़ना भी चाहिए। अल्पसंख्यक को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। ये तमाम मुद्दे आपको अब देखने को मिलेगा। मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं और आज़ादी के बाद से लेकर वर्तमान तक की क्या स्थिति रही है, आप उस पर टिप्पणी करें। साथ ही आप बताएं गठबंधन के में क्या चुनौतियां हैं और इसके क्या फायदे होते हैं लोकतंत्र को मजबूत करने में। तो ऐसे मेंस में क्वेश्चन फ्रेम करता है और इसका जवाब आपको एडिटोरियल पढ़ने से ही मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे पंजाब में कई ठिकानों पर छापेमारी हुआ है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, याद रखेंगे इसको 2008 में बनाया गया था। ये आतंकवादियों से डील करता है, आतंकवादियों पे जो हमले होते हैं ना उसके लिए ये ऑटोनॉमी बॉडी है। और एक जो भी हमले होते हैं आतंकवादी उस पर जो है ऑटो जिसको बोलते हैं ना स्वतः संज्ञान लेने का पावर भी दिया गया है। इस आर्टिकल में देखिए ये तीनों जो है ना, ये हमारे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ये अदर कमिश्नर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। और आपको बता दें ये जो आप तीन को देख रहे हैं ना, इनके लिए एक पैनल बनता है, पैनल, जो कि पैनल का अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसमें दो मेंबर और होते हैं, एक लोकसभा लीडर का अपोजिशन लीडर, लोकसभा में जो अपोजिशन लीडर होता है ना वो होंगे इसमें। साथ ही एक होंगे कैबिनेट स्तर के मंत्री। ये तीनों मिलकर एक पैनल बनता है और जिस नाम का सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति जी उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे जो नज़र आ रहा है, देखिए निर्वाचन आयोग को लेकर अगर मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि निर्वाचन आयोग जो है यहाँ पे या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, आप इस पे अपना टिप्पणी करें। साथ ही निर्वाचन आयोग से आप क्या समझते हैं? निर्वाचन आयोग जो है ना लोकतंत्र को मजबूत करने में इसकी क्या भूमिका है, आप इस पर टिप्पणी करें। साथ ही आपसे ये पूछ सकता है कि क्या क्या चैलेंजेस है, तो यहाँ पे चैलेंजेस में आप बताओगे हिंसा मुक्त जो इलेक्शन होता है ना, जैसे आप पश्चिम बंगाल में देखोगे वहाँ पे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे लोकल हो जाए वहाँ पे चुनाव, चाहे एमपी का चाहे एमएलए का, तो वहाँ पे आपको छिटपुट जो है ना घटना देखने को मिलता ही है। तो चुनाव आयोग के पास एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि वहाँ पे हिंसा मुक्त कैसे चुनाव करवाएं, फ्री एंड फेयर जो है यहाँ पे इलेक्शन कैसे करवाएं, ये सब तमाम चैलेंजेस हैं। तो आपको बताना होगा वहाँ पे, अपने सुझाव देने होंगे अगर क्वेश्चन पूछता है तब, ठीक है। देखिए शेयर मार्केट में आपको पता है इलेक्शन जब हुआ, जब रिजल्ट आने के एक दो दिन पहले काफ़ी गिरा था, फिर अचानक बढ़ा। तो कुल मिलाकर जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना तो यहाँ पे रुपये के जो है ना 5 पैसे की गिरावट हुआ, 83.53 के आसपास जो है रुपया है। आपको मैंने 2-3 बार से भी बताया था, 2-3 दिन पहले भी बताया था कि जब भी रुपया जब गिरता है ना तो एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो हमारे पास कैपेबिलिटी होगा इंपोर्ट करने का, हमारे पास सक्षम होगा, अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, समझ रहे ना। ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं, ध्यान रखेंगे। आपको मेंस में आपको अच्छी बातें ही पे फोकस करना है, और जहाँ चैलेंजेस पूछेगा, जहाँ पे आपसे नकारात्मक पॉइंट की बात किया जाएगा तो वहाँ पे आपको नेगेटिव बात भी करना है, लेकिन एक दायरे में रह के। हमें एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, ना तो किसी चीज़ का ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना है, ना तो किसी ज़्यादा का तारीफ़ करना है, हमें बैलेंस करना है। अगर जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे अब अच्छी बातें लिखेंगे, जहाँ पर मुझे लगेगा कि वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, वहाँ पे सुधार करेंगे। फिर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो ये वाला आर्टिकल सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? 1939। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और खुद खुशी अभी आप देख रहे हैं ना, अभी मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें परिणाम आने के बाद कई लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं, जो कि सही रास्ता नहीं है। इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, और ये लोग, इनको पता होना चाहिए कि लाइफ जो है ना एक एग्ज़ाम पर डिपेंड नहीं रहता है। अगर एक एग्ज़ाम में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए मन मुताबिक तो आपको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और भी अच्छे अपॉर्चुनिटी रहते हैं। ये सब काउंसलिंग वाले ही बता सकते हैं आपको। और जो भी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये लोग इतने सक्षम नहीं होते, ये लोग इतने मैच्योरिटी नहीं होते कि वो लोग जो है असफलता को हैंडल कर सके, ठीक है। तो असफलता और सफलता एक सब कुछ क्या है, एक टेम्पोररी चीज़ है, इसको ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। और ठीक है, इस पे मैं क्या ही बात करूँ, अभी कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया। और ये रहा देश दुनिया में, देख लीजिए गाज़ा और इजराइल के बीच में जो अभी हमला जो चल रहा है ना, इजराइल जो है और गाज़ा, आपको पता ही है फिलिस्तीन को लेकर टू स्टेट थ्योरी याद रखिएगा। ये तो मुझे लग रहा है कि पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, आने वाले एग्जामों में। और इसके बाद सारे लोकेशन देख लीजिएगा, इजराइल जो है किस किस देशों के साथ अपना कंट्री जो है शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है, वो देख लीजिएगा। फिलिस्तीन का लोकेशन देख लीजिएगा मैप में, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर यूक्रेन और रशिया के बीच में भी युद्ध चल रहा है, तो नाटो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, नाटो को लेकर ही तो सारा मामला हो रहा है। यूक्रेन बोल रहा है कि हमको नाटो का मेंबर बना लो, और रशिया चाहता है कि तुम अगर नाटो का मेंबर बना
फिर तुमको हम रहने नहीं देंगे पड़ोसी में, ठीक है। और ये दोनों जिद पे ही हैं, दोनों का जिद जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये जो यूक्रेन जो है फिर नाटो का मेंबर बोल रहा, नाटो से बोल रहा कि आप हमारा हेल्प कीजिए, हमें हमला करने के लिए सामग्री दीजिए। लेकिन रसिया बोल रहा है कि अगर तुम इस हमसे ज़्यादा हेल्प लोगे ना तो परमाणु बम का नाम सुना है ना, वो दाग देंगे तुम पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी का पिछले बार पूछा गया था, एसएसजी का पूछा गया था, और वनडे एग्जाम में भी तो पूछ लिया जाता है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। और नाटो का एक खास बात क्या है कि मान लीजिए जितने भी मेंबर हैं ना, इसमें 32 मेंबर है अभी, मान लीजिए किसी देश पे हमला करता है, 32 का किसी देश पे भी हमला हुआ ना, तो ये हमला किसी एक देश पे नहीं बल्कि 32 देशों पर माना जाता है। फिर आपको पता है मणिपुर में भी हिंसा, जातीय हिंसा देखने को मिल रहा है, जातीय संघर्ष कुकी और मैतेई के बीच में। कुकी और मैतेई क्या है? दोनों ट्राइबल है। और मैतेई जो है, कुकी जो है पहाड़ी इलाका में रहते हैं, ठीक है। पहाड़ी इलाका जो मणिपुर का पहाड़ी इलाका, यहाँ पे रहते हैं कुकीज लोग। और जो मैदानी जो घाटी वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे मत रहते हैं मैतेई लोग। तो मतई को एसटी का दर्जा देने को लेकर जो यहाँ पे कुकीज लोग के बीच में क्या मतभेद हुआ, और ये हिंसा देखने को मिला। लगभग 200-300 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। कई कमेटी, कई आयोग, कई शांति समिति भी बने हैं यहाँ पे सुलझाने के लिए, लेकिन मामला अभी भी जो है सुलझ नहीं पाया है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप। फिर यहाँ पे बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हमें बात किया गया है। पूरा आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे 543 के जो है सीट है लोकसभा में, और इसमें तकरीबन जो है ना 280 नए उम्मीदवार चुन के आए हैं। सबको जो है शपथ, आपको पता है, प्रोटेम स्पीकर दिलवाएंगे। और लोकसभा जो है 5 साल के लिए बनता है, इसके जो मेंबर भी होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं ना 6 साल के लिए होता है, याद रखेंगे। और राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, ये कभी भी विघटन नहीं हो सकता। लोकसभा क्या है? विघटन हो सकता है, ठीक है। फर्क पूछ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या फर्क है। और वित्तीय मामले में लोकसभा को ज़्यादा पावर दिया गया है, और गैर वित्तीय मामले में राज्यसभा को, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज के मामले में राज्यसभा को पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है संशोधन जो होता है, अमेंडमेंट होता है, उसमें दोनों को पावर जो है इक्वल दिया गया है। और फिर स्टेट सब्जेक्ट पे कुछ अगर कानून बनाना है स्टेट लिस्ट पे, तो यहाँ पे राज्यसभा को जो है यहाँ पे पावर ज़्यादा दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये सब, ठीक है। तो कंपेयरिंग करने में पूछता है मेंस में, तो आपको मैं बता दिया कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो क्या खास नजर आएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, पीड़िता को मुआवजा देना सजा करने का आधार नहीं हो सकता। कुल मिलाकर जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। जजों की संख्या बढ़ाना, तो ये पावर किसको दिया गया है? संसद को। लेकिन हाईकोर्ट के मामले में अगर बात करें, हाईकोर्ट के मामले में, तो ये जो है ना पावर किसको दिया गया है? राष्ट्रपति जी को, ठीक है। अभी जो है 34 जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक आपके चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, याद रखेंगे आप उनका नाम। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आचार संहिता उल्लंघन। आचार संहिता क्या है? मैं बहुत बार न्यूज़ में आपने देखा होगा, जब इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन के दौरान जब कैंपेन चल रहे थे, आचार संहिता का उल्लंघन, ये वो फलाना ठिकाना चल रहा था। तो आचार संहिता बता दें तो यहाँ पे जो पार्टी होते हैं ना, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबके बीच में सहमत बना गया है कि आपको एक जो है ना पारंपरिक जो है अपने गतिविधियों को संपादित करना है। आपको कुछ ऐसा कृत्य नहीं करना है जिससे कि यहाँ पे इलेक्शन में बाधा पहुंचे। तो आचार संहिता वही है, ठीक है। यहाँ पे कोई इसको विधि अधिकार नहीं दिया गया, कोई लीगल पावर नहीं दिया गया है आचार संहिता को, लेकिन हाँ इसके उल्लंघन होता है तो सजा का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है ये। इसके बाद हम लोग आते हैं तो स्पोर्ट्स सेक्टर में, इनका नाम याद रखिएगा, ये हमारे फुटबॉल प्लेयर है सुनील छेत्री जी। और इस बार मुझे लगता है कि अंतिम मैच खेलेंगे, फिर ये जो है संन्यास ले लेंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है स्पोर्ट्स सेक्शन में। अगर आपको कुछ लगता है तो आप यहाँ पर पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।